जी काकलाश से हम वापसी कर रहे हैं और गुड न्यूज़ ये है कि हमें एनओसी मिल गई है। अभी अभी सईद भाई से रब्ता हुआ है फ़ोन पे, तो वो कह रहे हैं कि एनओसी आपकी मिल गई है और बस अभी उनसे एनओसी उठाते और फिर निकलते हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि करम्बर लेक जिस इलाके में वाक़ है यानी वाखान कॉरिडोर, वहाँ बगैर परमिट के जाने की इजाज़त नहीं। हमने परमिट के लिए अप्लाई कर रखा था, जिसकी तफसील पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी। जैसे ही हमें पता लगा कि हमारा परमिट आ गया है, हमने फ़ौरन वापसी की बूनी शहर की तरफ, क्योंकि आगे का सफ़र बहुत लंबा था और हमारे पास वक्त कम था। हाँ सईद भाई, हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियारत तो कराए मैं एनओसी की, क्या है बताओ यार। एनओसी की ज़ियारत करने के बाद हमने सईद भाई से इजाज़त ली और बाइक पर सामान बांधकर अपना सफ़र शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अरे ठीक है यार। इसका क्लच बड़ा सख्त हो गया, ये ज़रा देख लो इसको। ऑयल तो नहीं देना इसको? ऑयल भी दे दो। अगर आवाज़ भी कर रहा था रात को, चूर हैं? रात को आवाज़ भी कर रहा था। हम जिस जगह जाने वाले हैं वहाँ ना मैकेनिक होता है, ना किसी बाइक के पार्ट्स की दुकान। इसलिए अपनी तरफ से जो भी बाइक का छोटा मोटा काम हो सकता था वो हमें यहीं बूनी शहर में ही करना था। बाइक की तसल्ली करने के बाद और रास्ते में खाने के लिए कुछ फ्रूट लेने के बाद हम बूनी शहर से निकल पड़े। हमने सुन रखा था कि करम्बर झील का रास्ता मुश्किल है, लेकिन शहर से निकलते ही सड़क इस तरह हमारी राइडिंग का इम्तिहान लेगी, इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। दूसरा मसला ये हुआ कि बादल हमारे सरों पर मंडला रहे थे। जून के महीने में वैसे तो बारिश कम ही होती है यहाँ पर, लेकिन मौसम का इन इलाकों में कोई भरोसा भी नहीं होता। सारे रास्ते हम यही दुआ करते रहे कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो कीचड़ में बाइक चलाना कम से कम मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। यार ये पहाड़ चेक करो आप, राइट साइड के ऊपर ये देखो, वो देखो राइट साइड के ऊपर क्या पहाड़ है, क्या बर्फ़ से ढका हुआ है। ऊपर चोटी नज़र ही नहीं आ रही इसकी। सुभान अल्लाह। क्या एंट्री करनी है? एंट्री कर दें। शनाख्ती कार्ड दे देना यार, ये हमारी भी। चेक पोस्ट पर एंट्री कराने के बाद दोबारा हमने सफ़र शुरू किया तो थोड़ी दूर जाके हमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिली जिससे हमारी थोड़ी उम्मीद जाग गई कि इंशाल्लाह कभी न कभी तो इस इलाके में भी अच्छी रोड मुयस्सर हो सकेगी। मुबारक हो भाई, पक्का पैच भी नजर आ गया इस रोड पे। थोड़ा सा ये पैच आगे से कच्चा है। थोड़ा सा भी है, लेकिन बहुत बड़ी नेमत है इस पैच के ऊपर। किसी पक्की सड़क के साथ ये हमारा आखिरी मिलाप था। इसके बाद एक लंबे अरसे तक पक्की सड़क देखनी हमें नसीब ना हुई। हमने जो बूनी में एनओसी बनवाई थी उसे 6 जगहों पर एंट्री करवाकर बिल आखिर हमें करम्बर झील पहुंचना था। इन 6 जगहों में से सबसे पहली चेक पोस्ट मस्तूज की थी, जहां हमने अपनी मुकम्मल तफसीलात देकर दोबारा अपना सफ़र जारी रखा। मस्तूज की चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद थोड़ा सफ़र करके ही आगे एक छोटा सा कस्बा या आबादी आती है जिसे मस्तूज कहते हैं, और यहाँ से ही शंदूर टॉप को भी रास्ता निकलता है जो बिल आखिर गिलगित से जा मिलता है। यहाँ पर बैंक, पेट्रोल पंप और होटल जैसी सहूलियात मौजूद हैं। हमने शंदूर वाले रास्ते को छोड़कर सीधा अपना सफ़र जारी रखा। जिस रोड पर हम चल पड़े हैं इसे ब्रोगल रोड कहते हैं, और ये रोड वाखान से होता हुआ ब्रोगल को जाता है, जो कि इस सिमत में पाकिस्तान का आखिरी इलाका है। मस्तूज के दौराए से आगे इलाका कदरे गैराबाद होना शुरू हो जाता है और यूँ लगता है जैसे हम कहीं भटक कर किसी दूसरे मुल्क या दूसरी दुनिया में आ गए हैं। कभी रास्ता किसी वादी से गुजरता है जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी हैबत के साथ मुसलसल अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं, और कभी रास्ता किसी जंगल के बीच में से किसी पगडंडी की तरह तंग हो जाता है।
इस बेआबान में हम एक ही चीज़ से डर रहे थे कि कहीं हमारी बाइक ख़राब ना हो जाए, और बिला आखिर वही हुआ जिसका डर था। खावर की बाइक का क्लच मुसलसल मसला कर रही थी और हम इसके लिए रुक गए। अब इस बेआबान में मैकेनिक की उम्मीद लगाना ऐसे ही है जैसे सलमान अली आगा से T20 में मैच जितवाने की उम्मीद लगाना। सो हमने अपने औजार निकाले और जितनी थोड़ी बहुत जानकारी हमें बाइकों की थी उसके मुताबिक वक्ती जुगाड़ की, और फिर दोबारा अल्लाह का नाम लेकर सफ़र शुरू कर दिया। हमारी नाक़िस मालूमात के मुताबिक मस्तूद से आगे कोई मैकेनिक ही नहीं था, इसलिए हम परेशान थे कि अब क्या करें। बाइक को वापस मस्तूद लेके जाएं या इसी हालत में सफ़र जारी रखें कि हमारी नज़र एक छोटी सी आबादी पर पड़ी। हमने सोचा कि शायद इस आबादी में कोई बाइक का मिस्त्री या मैकेनिक मिल जाए तो हमें मस्तूद वापस जाना ना पड़े और हमारा वक्त ज़ाया होने से बच जाए। हमारी तवक्को के बरखिलाफ हमें इस आबादी में एक मैकेनिक मिल गया। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाइक के क्लच का मसला हल करने के लिए रुक गए। क्लच का मसला हल करके और अल्लाह का शुक्र अदा करके हम चल पड़े वापस अपनी मंजिल की तरफ। थोड़ी दूर जाकर एक बंदा घोड़े पर बैठा पोलो खेलते हुए मुझे नजर आया। पूछने पर पता चला कि वो चित्राल की पोलो टीम का खिलाड़ी है और आने वाले शंदूर मेले में पोलो मैच की तैयारी कर रहा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि पिछले 11 सालों से मुसलसल चित्राल की टीम गिलगित को हरा रही है। पोलो खिलाड़ी से थोड़ी गपशप लगाने के बाद मैं वापस अपने सफ़र पर गामजन हो गया। अब सूरज कदरे ढल चुका था और गर्मी और धूप की शिद्दत भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। ऐसे में रास्ता दरख्तों के बीच में से गुजर रहा था और मैं इस रास्ते से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान के किसी इलाके में बाइक चला रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं किसी ख्याली दुनिया में घूम रहा हूँ जहाँ ना कोई टेंशन ना कोई शोर, बस मैं, पहाड़ और मेरी बाइक है। अगर मैं ज़िंदगी को कहीं रोक सकता तो शायद वो ये लम्हा और ये जगह होती। इस सारे सफ़र में रोड के ना होने की वजह से मैंने हुकूमत को कई मरतबा बद्दुआएं और गालियां भी दी, लेकिन जहां रोड ना होने के कई नुकसानात होते हैं वहां कम से कम एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि इस इलाके में हर ऐरा गैरा अपने बच्चों और उनके पैम्पर लेकर नहीं पहुंच सकता। अगर यहाँ तक भी पक्की सड़क बनी होती तो इस इलाके की सादगी और हुस्न इस हालत में ना होती जो अभी नज़र आ रही है। पाकिस्तानी कौम की कुदरती मनाजिर और हुस्न से दुश्मनी का रिकॉर्ड सामने रखते हुए इस जैसे इलाकों में रोड बनने की दुआ करते हुए भी सोचना पड़ता है। तकरीबन 1 घंटा मुसलसल दरख्तों के बीच सफ़र करने के बाद अब बाइक एक खुली वादी में चलने लगी जहां बड़े बड़े पत्थरों पर बाइक चलाना आसान नहीं था। किसी भी पत्थर से टायर फिसल कर कब बाइक गिर जाए कुछ नहीं पता चलता, इसलिए हम ना चाहते हुए भी 15 और 20 की स्पीड से तेज़ नहीं चल पा रहे थे। कई दफ़ा बाकायदा ख़ुद को तसल्ली देनी पड़ती थी कि मैं अभी भी पाकिस्तान और इसी दुनिया में ही बाइक चला रहा हूँ। ये कोई दूसरा मुल्क या कोई दूसरा सैयारा नहीं है। खुदा खुदा करके हम इन पथरीले रास्तों से आगे निकल गए और अब हम पहुँचे एक पेट्रोल पंप पर, जो कि इस रास्ते पर पाकिस्तान का आखिरी पेट्रोल पंप है। यहाँ हमने असर की नमाज भी पढ़ी और बाइक में टंकियाँ भी फुल करवा ली। यहाँ पे अभी मैंने असर की नमाज पढ़ी है। छोटा सा पंप है PSO का, और इधर ये जो बंदा है मालिक है उसी के ऊपर चेरी का बाग है, तो चेरियाँ भी लगी हुई हैं अभी। ये क्या चेरी का पता क्या क्या कह रहा था, पकी हुई है या नहीं पकी हुई, कच्ची है? अच्छा, चेरियाँ भी कच्ची हैं। क्या अगस्त में पकेंगी? ये आगा खानी है। मैंने वहाँ देखी प्रिंस करीम आगा खान की तस्वीर लगी हुई थी, तो मैंने पूछा यार अब आगा खानी तो नहीं हो? कह रहा था मैं आगा खानी हूँ। तो चलो यार, अच्छा बंदा है, हमें नमाज़ पढ़ने के लिए उसने जगह भी दे दी और मसल्ला भी दे दिया। तो बस चलो आगे चलते हैं। अभी
ये पंप है और पंप के साथ इस बंदे का चेरी का दरख्त, चेरी का बाग है। हाँ यार, थोड़ी ताज़ा चेरी, कच्चे हैं यार, ताज़ा, ये देखें, कच्चे। ये ब्रोगल की चेरी है, ये देखें, ये अभी तोड़ के खाई है। और मुझे ये भी हमारे भाई आपके लिए मैं भी दिखाऊंगा, ये देखो। हाँ हाँ, कच्ची है। ये देखो चेरी का बाग है इसका, अभी कच्चे हैं। ऊपर ऊपर थोड़े थे, वो ऊपर जो है वो पके हुए हैं, ये नीचे नीचे हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, वो कच्चे हैं। ये क्या है? ये मेरे ख्याल से ये वो अनार है, अनार भी है इधर माशाल्लाह। ठंडा इलाका है, अफ़गानिस्तान के करीब है, अफ़गानिस्तान का अनार तो मशहूर है। चलो चेरी का बाग तो देख लिया, लेकिन है भी कच्चे, अभी तोड़ेंगे तो खट्टा जायका आएगा, पक्का हुआ कोई भी नहीं है यार। चलो चलते हैं। ये आम लिए थे हमने बुनी से, लेकिन रास्ते में इतनी ऑफ रोडिंग, इतने झटके लगे, इसका पोले हो गए, जूस बन गया। जूस बन, क्या बोलते हैं इसको, पोला? पोला हो गया, पोला। पोला हो गया। तो ये देखें, अब इसको काटने के लायक नहीं है, इसको चूप के ही गुजारा करते हैं। जी भाई, नमाज पढ़ ली है, आम खा लिए हैं, असर की नमाज पढ़ ली, आम खा लिए। अब हम चलते हैं, एक छोटा सा शहर है, पावर उसका नाम है, अजीब सा नाम है, पावर। तो उम्मीद है कि मगरिब तक वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वहीं पर स्टे करेंगे और कल सुबह फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर निकल जाएंगे। चलो जी, लिख लिया, चलो मेहरबानी। ये दूसरी चेक पोस्ट थी जिसके ऊपर इन्होंने वो चेक किया है, एनओसी। ये एनओसी वाला सीन है यहाँ पे, एनओसी के बगैर आप वाहन कॉरिडोर नहीं आ सकते। अब शाम का वक्त था और इस बेयाबान में रात के वक्त अंधेरे में बाइक चलाने का सोच कर ही अजीब सा महसूस होने लगा था। मजबूरी थी कि बाइक को तेज भी नहीं चला सकते थे और इधर सूरज भी ढल रहा था। यार ये पुल आ रहा है लकड़ी का, अल्लाह खैर करे। लग तो मजबूत रहे, इंशाल्लाह कुछ होगा नहीं। दाई उदे लरगे पल और उतरी में फायदा खैर की इंशाल्लाह पे अगर पूरे होशी लिदा को मजबूत थी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह करो देर से। शुक्र है जी, अल्लाह ने खैर खैरियत से पुल पार करा दिया। जिस इलाके से शाम के वक्त हम गुजर रहे थे, इसकी बेयाबानी और वीरानगी देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बलूचिस्तान में किसी जगह पर बाइक चला रहा हूँ। फ़र्क अगर कोई था तो वो मौसम और अमन का था। यह इलाका बलूचिस्तान जैसा गर्म भी नहीं और यहाँ बलूचिस्तान जैसा डर भी नहीं लगता। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो आज के सफ़र में अक्सर हिस्सा बिल्कुल बलूचिस्तान जैसा ही मुझे महसूस हुआ। अभी भी थोड़ी थोड़ी रोशनी तो है, ऊपर पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आ रही है, लेकिन बस हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगे हैं। और जो टेम्परेचर है आपको नज़र आ रहा होगा, 13 टेम्परेचर है। तो ये जगह काफ़ी, इससे ऑनवर्ड स्टिल करम्बर लेक, ये जगह काफ़ी ठंडी है। तो करम्बर लेक तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, वहाँ तो रात को -9 तक जाता है इन आजकल के दिनों में। सर्दियों में तो पता नहीं -30 तक शायद जाता हूँ, -40 तक। तो इसलिए रात को सफ़र हम नहीं करेंगे। बिलाखिर हम सूरज ढलने के तकरीबन आधे घंटे बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गए, जो कि एक रेस्ट हाउस था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने खैर खैरियत से हमें गेस्ट हाउस पहुँचा दिया। ये बाइक हमारी खड़ी है और सुबह को आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी रात को अंधेरे में आपको नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। ओह क्या ज़बरदस्त व्यू है गेस्ट हाउस से बाहर का। सुबह का आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। अभी बस वो रूम में जाते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। क्या बात है यार, ये जगह कौन सी है? माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस बंग है। बंग बंग, अच्छा क्या बात है, ज़बरदस्त यार। ऐसे इलाकों में ऐसा गेस्ट रूम, क्या बात है, इतने रिमोट एरिया में। लेकिन आप उसके बाद जाएंगे, ठीक है ना? फिर आपका उसमें यार ये किसके अंडर है, कौन मेंटेन करता है इसको? कौन? आप खुद करते हैं, माशाल्लाह। तो इधर जो ब्रोगल जाने वाले हैं वो आते हैं इधर? हमारे पास सारे ही आते हैं सर, ये अच्छा गेस्ट हाउस इसी रोड हाँ हाँ, पे मिलेगा। अच्छा अच्छा।
खाना खाने के बाद मैंने अपने कैमरे का कार्ड खाली किया और इसके बाद इसी रेस्ट हाउस के मालिक से वाखान और ब्रोगल के बारे में छोटा सा पॉडकास्ट बनाया, जो कि आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। देखते रहिए एक्सप्लोर ऑन 4।